हेलो एवरीवन, एसएससी एग्जाम 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा अभी हाल में एडिक्विटी के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज पॉलिटी पर यह फोर्थ वीडियो है, पॉलिटी पर फोर्थ वीडियो है, जिसमें फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट टॉपिक से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हिस्ट्री के पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अपलोड है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, व्हाट डज द यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राइमरली एम टू अचीव? समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूसीसी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी धर्मों के नागरिकों को, सभी धर्म के नागरिकों को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार इत्यादि पर एक समान कानून बनाना। आर्टिकल 44 में यूसीसी का उल्लेख है। याद रखिएगा, यूसीसी जो है वह हमारे संविधान के डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 के बीच जो हमारा डीपीएसपी है वह पार्ट 4 में है और यह आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी धर्मों में समान अधिकार को लाने के लिए यूसीसी को लागू किया गया है। याद रखिए, गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ के यूसीसी को लागू किया गया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा। तो मैंने अभी बताया था पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच क्या है, डीपीएसपी का उल्लेख है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ए इसका राइट आंसर है। नीति निर्देशक सिद्धांत की जो अवधारणा है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि यूएसए से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से एकल नागरिकता, जो सिटीजनशिप है हमारा, सिंगल सिटीजनशिप, इसकी अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से ली गई है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, और याद रखिएगा एक और है जर्मनी। यह जो इम्पोर्टेंट देश है जिससे कि हमारे संविधान में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, तो जर्मनी से इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया, आपातकाल का। तो राइट आंसर हो गया ए, आयरलैंड। Which of the following best reflect the constitutional dilemma in implementing the Uniform Civil Code in India as discussed in debate surrounding Article 44 and Article 25? निम्नलिखित में से कौन भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की संवैधानिक दुविधा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जैसा कि अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 से संबंधित बहसों में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25, सबसे पहले अनुच्छेद 44 में
आर्टिकल 44 में क्या है? डीपीएसपी का उल्लेख है, डीपीएसपी का उल्लेख है। वहीं आर्टिकल 25 में कहा गया है कि धर्म को मानने और पालन करने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और पालन करने की स्वतंत्रता, यानी आप चाहे जिस धर्म को मान सकते हैं और उसके अनुसार आप उसका पालन कर सकते हैं। तो हमारा संविधान इसके लिए हमें फ्रीडम देता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो यूसीसी के लागू होने से यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक तरफ तो आप यूसीसी के द्वारा आप उत्तराधिकार, विवाह कानून, इन सबों पर एक मैंडेटरी कानून लगाएंगे, और वहीं आर्टिकल 25 कहता है कि यह इसके लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो यह डिस्प्यूट है। यूसीसी अलायंस विथ आर्टिकल 44 बट मे बी सीन टू इन्फ्रिंज अपॉन रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25। यूसीसी अनुच्छेद 44 के अनुरूप है, लेकिन अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा सकता है। तो इसी बात पर डिस्प्यूट चल रहा है। डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही है? ठीक है, पहला है दोनों न्यायालय के द्वारा लागू करने योग्य हैं। एक चीज़ यहाँ याद रखना जरूरी है, जिस पर कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो इसके उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। यानी मौलिक अधिकार जो है वह जस्टिसिएबल है, न्यायालय के द्वारा लागू करने योग्य है। ठीक है, वहीं डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी यह बाध्यकारी नहीं है, यानी यह नॉन जस्टिसिएबल है, बाध्यकारी नहीं है, इसे नॉन जस्टिसिएबल कहा जाता है। यह राज्य के लिए आदर्श है। जो राज्य है वह चाहे कि हमारे राज्य में सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, तो उसके लिए डीपीएसपी लागू कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से जस्टिसिएबल नहीं है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल, डीपीएसपी नोट। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, डीपीएसपी नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज पार्ट ऑफ विच कैटेगरी? समान नागरिक संहिता की अवधारणा किस श्रेणी का भाग है? हमने अभी अभी बताया था कि यह डीपीएसपी का भाग है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। ठीक है, तो निर्देशक सिद्धांत जो कि हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 में है। तो राइट आंसर हो गया सी, इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 50 इज पार्ट ऑफ विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 50 संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो अभी अभी बताया, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच क्या है? डीपीएसपी है। तो ऑब्वियस है कि यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अब आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राइमरली एम्स टू, समान नागरिक संहिता
यूसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह समान नागरिक कानून स्थापित करना, इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल लॉज, मैरिज एंड डिवोर्स, समान नागरिक कानून स्थापित करना, विवाह और तलाक। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में क्या है? तो यह है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसे 42वें संविधान संशोधन 1966 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 38 में सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक और आर्थिक न्याय। आर्टिकल 40 में मातृत्व लाभ एंड आर्टिकल 45 में बच्चों की शिक्षा से जुड़े प्रावधान हैं। बच्चों के शिक्षा। तो राइट आंसर हो गया ए, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करना, इसका उल्लेख है। बी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, पंचशील सिद्धांत जो है, पंचशील सिद्धांत वह आर्टिकल 51 के आधार पर ही किया गया है, यानी उसका संवैधानिक आधार जो है वह आर्टिकल 51 में है। जब आप आर्टिकल 51 पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 51A काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। Which of the following is not a fundamental duty mentioned in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला है सहकारी समिति को बढ़ावा देना। सहकारी समिति को बढ़ावा देना यह हमारे मौलिक कर्तव्य में से नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। 97वें संविधान संशोधन 2011 में 97th अमेंडमेंट 2011 में इसे जोड़ा गया था। डीपीएसपी में इसे जोड़ा गया। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है हमारा। हमारी मिश्रित संस्कृति को, समृद्ध विरासत को महत्व देना यह भी फंडामेंटल ड्यूटी में है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप देखेंगे कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो रिपीटेड होते हैं या उस पर बेस्ड पर सवाल आगे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप देखोगे, अभी यह सेम सवाल मैंने प्रीवियस किसी दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन में पढ़ा, तो इसे डिस्कस करते हैं। संविधान के आदर्शों का सम्मान करना यह हमारे मौलिक कर्तव्य में से है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना यह भी है। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना यानी उसे अलग करना, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 50 के बारे में। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने, अलग करने से जुड़े प्रावधान हैं और यह हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य है। पहला है हमारी मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी उसकी समृद्ध विरासत को महत्व देना, टू वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो ए इसका राइट आंसर है। हमारे संस्कृति से संबंधित आर्टिकल 51A एफ में इसका उल्लेख है, तो ए इसका राइट आंसर है। भ्रष्टाचार में शामिल ना होना, दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करना, दूसरों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना, यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 51A से लेकर आर्टिकल 51AF तक 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य कौन है। पहला है अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना, टू रेस्पेक्ट वंस पेरेंट एंड टीचर्स, ठीक है। सेकंड है ग्राम पंचायत में भाग लेना, राष्ट्रीय पशु का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो डी इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आर्टिकल 51A के आई में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है इन्हें किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आप समझ चुके होंगे, यह पार्ट 4 में डीपीएसपी के संबंध में कहा गया है। डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल कहा गया है, नॉन जस्टिसिएबल कहा गया है, यानी इस पर न्यायालय पर केस नहीं किया जा सकता, कोई वाद नहीं हो सकता। इन सिद्धांतों पर कानून बनाने समय राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी नागरिकों के लिए इस तरह के कानून बनाए जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बोथ 1 and 2, सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य है। पहला है समय पर कर का भुगतान करना, लोकसभा चुनाव में मतदान करना, 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ राहुल, आपने कुछ सर के साथ कोई सेशन का पीपीटी वगैरह के बना के शेयर किया था क्या? हाँ। तो एक बार तो वो भी मुझे भेज दो। उसमें वो कुछ कह रहे हैं कि वो मतलब उसमें मैं एक बार देख लूं और कुछ उसके अंदर चेंजेस करा के एक बार दोबारा से जनरेट करा लें। तो एक बार आप मेरे को भी भेज दो। और ये एक प्लान था जो इनकी ये स्पेशल 26 वाली सीरीज है, इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे और एक थोड़ी डिटेलिंग फिर हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें ऐड कराना है, ठीक है। एक मिनट 25 क्लास कंप्लीट कवरेज कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस साथ साथ। हाँ मतलब उस तरीके से हमें वो 30 सेशंस का, क्योंकि जैसे इनका वो अनाउंसमेंट था बाकी एजुकेटर्स के साथ में, हाँ तो वहाँ पे मोस्टली सभी एजुकेटर्स का वो 30 क्लासेस का प्लान था, तो एक होलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन है समय पर कर का भुगतान करना, लोकसभा चुनाव में मतदान करना, 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो आपको पता है मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, 11। तो 11 मौलिक कर्तव्यों में से आर्टिकल 51A जी में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, तो डी इसका राइट आंसर है। कर का भुगतान करना, 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा देना, यह सभी मौलिक कर्तव्यों में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 40 में क्या है,
तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, यह 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 1992 में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन अ कंट्री? भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करता है? सामाजिक और आर्थिक सुधारों का जो मार्गदर्शन है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है, डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है। मौलिक अधिकार राज्य को नकारात्मक होने से रोकते हैं, नकारात्मक राज्य को रोकते हैं। ठीक है, कौन? मौलिक अधिकार। ठीक है। और डीपीएसपी जो है वह राज्य के सकारात्मक राज्य को करने के लिए कहते हैं। डीपीएसपी राज्य को सकारात्मक कार्य करने को कहते हैं, सकारात्मक कार्य करने को कहते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया डी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम टू एस्टेब्लिश द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना का उद्देश्य नहीं है? पहला है कल्याणकारी राज्य, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। आप देख रहे हैं सेम सवाल थोड़ा सा चेंज करके इससे पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट किया गया। इससे पहले वाले सवाल में था सामाजिक और आर्थिक सुधार, यह किसके अंतर्गत है? डीपीएसपी के अंतर्गत है। ठीक है। अब यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र, तो राजनीतिक लोकतंत्र डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र जो है वह मौलिक अधिकार और संवैधानिक संरचना से सुनिश्चित होता है, मौलिक अधिकार और संवैधानिक संरचना से, संवैधानिक संरचना से सुनिश्चित होता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया डी। अब हम लोग प्रेसिडेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। काफ़ी सवाल पूछे गए हैं प्रेसिडेंट पर। पहला क्वेश्चन है, हु इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट है। इनका कार्यकाल 2022 से शुरू हुआ था, 2022 15 जुलाई 2022 से ये पद पर हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले से, उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ? मयूरभंज इनका गृह राज्य है, गृह इनका घर मयूरभंज है, मयूरभंज है। आदिवासी हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। तो से इसका राइट आंसर है। विच ईयर मार्क द कंप्लीशन ऑफ राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार है उसका नाम था एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। वह राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार था। इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ था, 1912 में शुरू हुआ था, 1929 में इसे पूरा कर लिया गया। पहले इसका नाम वायसराय हाउस होता था। राष्ट्रपति भवन का पहले नाम होता था वायसराय हाउस। क्लियर है? तो राइट आंसर है सी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज कुड वैलिडली लीड द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का वैध कारण बन सकती है? आपको पता है राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग से जुड़े प्रावधान है।
महाभियोग मुख्य रूप से संविधान के उल्लंघन से संबंधित है। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, 14 डेज प्रायर नोटिस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद किसी भी सदन में 2/3 बहुमत से, सदन में 2/3 बहुमत से उसे पास कराना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जाता है। यह प्रोसेस है। हालांकि भारत में कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू नहीं किया गया, अब तक में एक बार भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, विलफुली एक्टिंग अगेंस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जानबूझकर संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध कार्य करना। अगर कोई राष्ट्रपति जानबूझकर राष्ट्र के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध कार्य करता है तभी उस पर महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, भारत के उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? तो हमारी उपराष्ट्रपति का जो हमारे यहाँ पद है उसमें दोहरी भूमिका है। दोहरी भूमिका है, पहला एग्जीक्यूटिव का है यानी कार्यपालिका का, जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 63 में है। ठीक है, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। दूसरा है विधायिका। विधायिका के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्ट एज ए प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो डी इसका राइट आंसर है। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी? हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है इमरजेंसी के बारे में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंतर्गत है। 352 में, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 356 यह राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो राष्ट्रपति उसे राज्यपाल के द्वारा उस पर शासन करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का है। हालांकि अभी तक वित्तीय आपात का सिचुएशन आया नहीं है, तो यह आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो मुख्य रूप से 352, 356 और 360 3 आपातकाल लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल से सवाल पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा तो यह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। आसान सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 71 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या राज्यसभा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए आर्टिकल
71 में यह प्रावधान किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो हेलो, राहुल, हाँ सर। ये कह रहा हूँ कि ये जो एग्जाम के जो क्वेश्चन दिए हैं अभी तक टॉपिक वाइज नहीं है। बहुत टाइम लग रहा है सर टॉपिक वाइज में। क्यों? 1100 क्वेश्चन है। हाँ 1150 क्वेश्चन है, तो खोजना पड़ेगा ना, स्लाइड एक एक मैंने दे रखा है वैसे। पता क्या तरीका होता है? हाँ 1150 क्वेश्चन है, उस 1150 क्वेश्चन को क्या करो, 20 सेम फाइल बना दो। अलग अलग। पहले का प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिलीट करते जाओ, प्रॉफिट लॉस के छोड़ते चले जाओ। ये होता है सिंपल। वैसे ही कर रहे हैं सर। तो भाई वैसे ही कर रहे हो, मैंने 3 महीने पहले भी मांगा था, तब तुमने बोला कि हो रहा है। अब यार 3 महीने में भी नहीं हो पा रहा तो कैसे होगा फिर? सर 3 महीने में हो गया है, लेकिन ये 3 महीने राहुल हुआ क्यों? मुझे ये नहीं समझ। 3 महीने का तो बहुत लंबा समय है ना। बता। ये तुम भूल गए थे? नहीं न बोला था ना, कुछ था। फिर मैंने बोला था। या सीरियस नहीं ले सकी बात को? नहीं कैसे नहीं ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। मतलब यार 3 महीने का मतलब 90 दिन हो गए ना। आशु 90 सर दिन में मैं बता रहा हूँ। डेली अगर 10 क्वेश्चन कोई बंदा करता, 15 क्वेश्चन करता ना, तो 15 क्वेश्चन डेली मतलब 1350 क्वेश्चन 90 दिन में होते हैं। मेरी बात तो सुन लो आप। मैंने बोला था CHSL और MTS के क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं तो मंगा लो। तो 8000 वो बोल रहा था PPT के साथ। तो जब मैंने तुषार जी को बताया था, तो जब उन्होंने कल या परसों, मैंने बीच में भी बोला था, तो कल या परसों बोले हैं तो फिर दिए हैं, तो 2 दिन 1 दिन में हुआ है, 1 या 2 दिन में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका की शक्ति की सीमा से संबंधित है? आर्टिकल 78, आर्टिकल 75, आर्टिकल 52 या आर्टिकल 73? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा का उल्लेख आर्टिकल 73 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा बताई गई है। कार्यपालिका शक्ति की सीमा बताई गई है संसद के कानून बनाने के क्षेत्र तक। संसद के कानून बनाने के क्षेत्र तक। ठीक है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 75 इसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध, PM और प्रेसिडेंट के बीच संबंध को बताया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन टू द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रेसिडेंट रूल? राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्यपाल की सिफारिश से राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, भले ही उसे बहुमत प्राप्त हो। आपको पता है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो ऐसा मानकर उसे वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, SR मुंबई केस, SR चूँकि इस पावर का काफ़ी मिसयूज किया गया है, तो SR मुंबई केस में, मुंबई केस जो कि 1994 में हुआ था, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन जो है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके क्या औचित्य है, उस औचित्य का सुप्रीम कोर्ट जो है वह पड़ताल करेगी। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। गवर्नर कैन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। सेकंड है, प्रेसिडेंट हैज नो सच पावर रिगार्डिंग लोकसभा, राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी शक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर विधानसभा भंग कर सकते हैं। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, राष्ट्रपति भी पीएम की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, लेकिन यहां कहा गया है कि इसकी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, यह उनकी शक्ति है, जो कि आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको पता है सॉलिसिटर जनरल जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की सुरक्षा जमा 15,000 होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसे कहा जाता है 15,000 होती है। और राष्ट्रपति के लिए जब राष्ट्रपति चुनाव होता है, राष्ट्रपति चुनाव के समय 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो सवाल में कहा गया है कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सॉलिसिटर जनरल जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, सरकार इसे नियुक्त करती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। सेकंड है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 15,000, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की सुरक्षा के लिए 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, प्लस उन्हें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी 50 लोगों का प्रस्ताव और 50 लोगों का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव करने के लिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है 35 वर्ष, 35 ईयर्स। किसी भी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से अधिक हो गई हो, वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, ठीक है, और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर
ना हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए 35। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के योग्यता के संबंधित प्रावधान, योग्यता वह किस में है, वह आर्टिकल 58 में इसकी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर सकते हैं। आपको पता है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। ठीक है, और आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। दोनों अलग अलग अनुच्छेद में है, तो पहला कथन गलत है। सेकंड है, गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड का पूर्ण क्षमा या उसे छोटा करना यानी उम्र कैद में बदलना, इससे संबंधित प्रावधान सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ओनली 2 इज करेक्ट। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 में, आर्टिकल 123 में। ठीक है, आर्टिकल 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। इसके लिए जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो। ठीक है, सत्र में ना हो। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, आर्टिकल 123। याद रखिएगा, संसद के अगले सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे पास करना जरूरी होता है, नहीं तो अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर पास करना अनिवार्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? अभी अभी आप लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति को हटाया गया था। इसके लिए आर्टिकल 67 में राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और राज्यसभा में बहुमत और लोकसभा की सहमति, बहुमत प्लस लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, 14 दिन का उन्हें नोटिस दिया जाता है। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेजोल्यूशन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा के द्वारा अनुमोदित किया गया हो, यानी लोकसभा उसे कंसेंट दे देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। हु कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बिफोर इट्स एंड्स। भारत में लोकसभा को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन भंग कर सकता है? अब इस पर भी सवाल हमने अभी किया था। आर्टिकल 85(2) में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ठीक है,
ए इसका राइट आंसर है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों तक पद पर रहते हैं? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का विवरण है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। वहीं राज्यसभा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल का होता है। राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो याद रखिए सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में कौन सा वीटो अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इसे कहते हैं, राष्ट्रपति के पास एक्चुअली में 3 वीटो होता है। 3 वीटो होते हैं, 3 वीटो। पहला होता है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट, जब किसी विधेयक को एब्सोल्यूटली रोकना होता है, पूरी तरह रोकने के लिए। दूसरा है सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो जिसमें पुनर्विचार के लिए, एब्सोल्यूट में रोकने के लिए, सस्पेंशन में पुनर्विचार के लिए, ठीक है। और थर्ड है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता, ठीक है, ना हाँ और ना, यानी इसको अपने पास रख लिया जाता है अनिश्चित काल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, क्वालिफाइड वीटो। यह राष्ट्रपति के पास नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट टू द राज्यसभा? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? तो आपको पता होगा 12 सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा में नामित करते हैं। बी इसका राइट आंसर है। इस पर डिटेल हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, यह सही है। और एक तीसरा है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो राइट आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यता आवश्यक है? इस पर भी हम लोगों ने सवाल कर रखा है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी वह लोकसभा का सदस्य बन सकता हो, ठीक है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, यानी राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वह आर्टिकल 58 में निर्धारित की गई है। तो राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर है, तो बी केवल 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यह आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद, कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल हैं, उसको याद रखिएगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में
आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है। ठीक है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान। ठीक है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग और आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद। तो राइट आंसर है बी। तो ये था पॉलिटी पर आज यह चौथा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आप कोशिश कीजिए कि पर क्वेश्चन का कमेंट में आंसर ज़रूर दें ताकि आपको पता चले कि हमने कितना कुछ सीखा है और हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा है। बाकी आगे और भी वीडियोस आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।